गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। जल्दी से बताइए भाई, कहाँ तक पहुंच चुके थे, कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। अरे हम लोगों ने नहीं करी थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। जीएस प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र लें या 7300, भाई साहब जो मर्जी ले लीजिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे अबाउट द थर्ड फेज, आंदोलन के तृतीय चरण के बारे में, जिसमें 1919 से लेके हम 1942 तक की घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो गांधीयन एरा या गांधीवादी युग कहलाता है। जो गांधीयन एरा या गांधीवादी युग कहलाता है। 1923 तक हम पहुंच चुके थे दोस्तों। हम सब जानते हैं और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में पढ़ा भी है कि जब 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित करके भेजा गया, जो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के नाम से, या जो कहलाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के ही तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, प्रांतों में डायर की लगाई गई थी, और उन ब्रिटिश अफसरों के वेतन जो अभी तक भारत के रेवेन्यू या भारत के राजस्व से ही दिए जा रहे थे, अब वो दोबारा से ब्रिटेन से या लंदन से दिए जाने लगे थे। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया तो ये डिसाइड किया गया, ये निर्धारित किया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक आयोग या एक कमीशन बनाकर भेजा जाएगा, जो आकर भारत में समीक्षा करेगा या रिव्यू करेगा वेदर दिस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, कि ये पूर्ण रूप से सही तरीके से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। और हम सब जानते हैं 1919 के ठीक 10 साल के बाद कमीशन भेजा जाना था 1929 में, लेकिन क्योंकि 1929 में ब्रिटेन में इलेक्शन होने थे, निर्वाचन या चुनाव होने थे, इसलिए वक्त से पहले ही 1927 ईस्वी में गठन कर दिया गया साइमन कमीशन का। और हम सब जानते हैं साइमन आयोग का आगमन भारत में कब हुआ? 1928 में। तो लिख लीजिएगा, 1928 में आया साइमन कमीशन या साइमन आयोग। साइमन कमीशन या साइमन आयोग वर्ष 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग, एक कमीशन का गठन किया गया। और हम सब जानते हैं इट हैड 7 मेंबर्स, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। और ये जो साइमन आयोग था, इसका गठन ही किस लिए किया गया था कि जो प्रांतों में डायर की अप्लाई की गई थी या द्वैध शासन अप्लाई किया गया था, उसकी समीक्षा करना, उसे रिव्यू करना ही काम था किसका? साइमन कमीशन का। 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया ब्रिटेन में, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी, अरे भाई हम बात करेंगे अभी, जब हम क्रांतिकारी चरण के बारे में बात करेंगे ना, तब उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम क्रांतिकारी किसी भी गतिविधि या किसी भी घटना के बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है। 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक आयोग बनाया गया। लेकिन हम सब जानते हैं भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया। और भारतीयों ने विरोध क्यों किया? क्योंकि हम चाहते थे कि इन 7 सदस्यों में से मिनिमम एक भारतीय मेंबर, एक इंडियन मेंबर भी होना चाहिए। क्योंकि हमारा ये कहना था कि साइमन कमीशन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, अंग्रेजों के द्वारा ही उसकी समीक्षा की जाएगी, रिपोर्ट भी अंग्रेजों के द्वारा बनाई जाएगी, और फिर उस रिपोर्ट को लंदन भेज दिया जाएगा, जहां पर उसे पढ़ने वाले भी कौन होंगे? ब्रिटिशर्स या अंग्रेज। तो इसमें भारतीयों की भागीदारी कहां रही? हम चाहते थे इसमें भारतीयों की भी भागीदारी रहे, ताकि हम सुनिश्चित कर सकें, इंश्योर कर सकें कि इसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता बरती गई है। इसलिए हम सब जानते हैं साइमन कमीशन के विरोध में ही सबसे पहले 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। और ध्यान रखेंगे, इसी बैठक में इसके बहिष्कार की बात की गई। और सारे के ही सारे राजनीतिक दलों ने यह डिसाइड किया कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। और बिल्कुल हम सब जानते हैं 1927 में ही, जब 27 दिसंबर 1927 को हुआ कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन या मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस, या कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन। और हम सब जानते हैं 1927 में जो कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन, वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन वाज M.A. अंसारी। इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे, इसी अधिवेशन में या इसी में साइमन आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। आपसे पूछेंगे कि बताइए, सारे के सारे राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, इसे बाइकआउट किया था, लेकिन वो कौन थे जो साइमन आयोग का स्वागत कर रहे थे, जो साइमन आयोग का वेलकम कर रहे थे? 3 नाम याद रखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर B.R. अंबेडकर, दूसरा यूनियनिस्ट पार्टी, और तीसरा मोहम्मद साफी ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग।
इन तीनों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं बल्कि स्वागत किया था। इसके अलावा सारे के सारे राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। दोस्तों, हम सब जानते हैं साइमन कमीशन का आगमन भारत में 1928 में हुआ और साइमन कमीशन 7 सदस्यों के साथ 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन अराइव्ड इन बॉम्बे। साइमन आयोग का बंबई में आगमन हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साइमन कमीशन को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि साइमन कमीशन में जो भारत के निम्न वर्ग थे, जो भारत के दलित थे, उनके लिए स्पेशल प्रावधान किए गए थे और वो सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हम सब जानते हैं दलित सुधार पार्टी के ही नेता कौन हुआ करते थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हुआ करते थे। यूनियनिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो सर छोटू राम के द्वारा यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, जो एक किसान सुधारक दल था, जो एक किसान सुधारक पार्टी थी और इस वजह से यूनियनिस्ट पार्टी भी इसका स्वागत कर रही थी। और मुसलमानों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल देने की बात की गई थी, इसीलिए मोहम्मद साफी ग्रुप, जो मुस्लिम लीग का ही एक ग्रुप था, वो भी इसका क्या कर रहा था? स्वागत कर रहा था। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बंबई पहुंचा तो हम सब जानते हैं इसी के विरोध में, इसी के प्रोटेस्ट में भूख हड़ताल की गई और हम सब जानते हैं ब्लैक फ्लैग्स या काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और हम सब जानते हैं पूरे के पूरे देश में अलग अलग जगहों पर साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, इसका प्रोटेस्ट हो रहा था। और जब इसका प्रोटेस्ट लाहौर में हुआ तो हम सब जानते हैं वहां पर विरोध प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कर रहे थे और वहीं पर लेफ्टिनेंट स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया और हम सब जानते हैं इसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय डाइड, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध कथन है, जब लाला जी के ऊपर लाठी प्रहार हुआ जो लेफ्टिनेंट स्कॉट के द्वारा करवाया गया था, तो लाला जी ने ही मरते मरते कहा कि मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील साबित होगी या आखिरी कील साबित होगी। और ध्यान रखेंगे, जैसे ही लाला जी की मृत्यु हुई चारों तरफ विरोध प्रदर्शन फैला ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। हम सब जानते हैं उस समय भारत का राज्य सचिव, भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड हुआ करता था, इसीलिए लॉर्ड बर्कनहेड को ही कांग्रेस से बात करने के लिए भेजा गया। और ध्यान रखेंगे 1928 में ही भारत का राज्य सचिव जो समय था लॉर्ड बर्कनहेड, इसने जाकर मुलाकात की मोतीलाल नेहरू से और जब मोतीलाल नेहरू से बात की तो हम सब जानते हैं मोतीलाल नेहरू ने ही स्वराज की मांग की या सेल्फ रूल की मांग की। और जब मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की मांग की, सर ये लाइन एसएससी में भी पूछा था लाला लाजपत राय की जी, जरूर पूछा होगा, बहुत फेमस लाइन है कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये दैट स्टेटमेंट वाज गिवन बाय लाला लाजपत राय। 1928 में लॉर्ड बर्कनहेड कि मोतीलाल नेहरू से मुलाकात हुई और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की मांग की और लॉर्ड बर्कनहेड ने ये शर्त लगाई और ये शर्त रखी कि ठीक है, हमें आपको स्वराज देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले आप एक मसौदा तैयार कीजिए, आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और उसमें ये साबित कीजिए कि अगर हम आपको स्वराज दे दें, अगर आपको स्वशासन चलाने की जिम्मेदारी सौंप दे, तो आप किन प्रावधानों से भारत की राज्य व्यवस्था को चलाएंगे। इसीलिए आप एक रिपोर्ट बनाइए, एक मसौदा तैयार कीजिए और उसमें सारे के सारे वो प्रोविजंस लिख लीजिए, वो प्रावधान लिख लीजिए जिसके तहत आप भारत की राज्य व्यवस्था को चलाएंगे और वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स लिख लीजिए, मौलिक अधिकार लिख लीजिए जो भारतीय चाहते हैं किससे? ब्रिटिशर्स से या अंग्रेजों से। इसीलिए दोस्तों हम सब जानते हैं इसीलिए लिख लीजिएगा इन 1928 मोतीलाल नेहरू प्रेजेंटेड हिज नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू के द्वारा अपनी नेहरू रिपोर्ट पेश की गई और हम सब जानते हैं क्या लिखा था नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट में वो सारे प्रोविजंस लिखे थे जिसके तहत भारत की राज्य व्यवस्था चलाई जाएगी और वो सारे फंडामेंटल राइट लिखे थे जो हम चाहते थे किससे? ब्रिटिशर्स से। इसीलिए नेहरू रिपोर्ट को ही क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और नेहरू रिपोर्ट ही क्या कंसीडर की जाती है? फर्स्ट रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारत में मौलिक अधिकारों की सबसे पहली लिखित मांग भी नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई एक सर्वदलीय बैठक में, तो दोस्तों हम सब जानते हैं सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स ने नेहरू रिपोर्ट पर सहमति से हस्ताक्षर कर दिए। केवल एक व्यक्ति जिसने नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, वो हम सब जानते हैं कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इस रिपोर्ट पर साइन नहीं किए गए और अल्टीमेटली मोतीलाल नेहरू शर्त हारे जो किसे लगी थी? लॉर्ड बर्कनहेड से। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या मांगे थी, आज के क्या क्या मिनट्स थे? सबसे पहली चीज, भारत को एक डोमिनियन स्टेट या भारत को एक डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाए। और हम सब जानते हैं डोमिनियन राज्य का मतलब क्या है कि हमारे देश पर डोमिनेंस तो ब्रिटेन का रहे, लेकिन जो भारत की राज्य व्यवस्था है, जो भारत की पॉलिटी है, उस पर पूरी की पूरी तरीके से किसका अधिकार रहे? भारतीयों का अधिकार रहे। दूसरा, जो भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय हो, वो केवल और केवल नाम मात्र का ही क्या हो? हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हेड या प्रधान हो, लेकिन सारी की सारी वास्तविक रूप से जो शक्तियां हो वो किसके पास हो? भारतीयों के पास हो। इसके बाद भारत एक संघ होगा
जिसका जो प्रशासन होगा वो क्या होगा, द्विसदनीय होगा, या जिसका एडमिनिस्ट्रेशन द्विसदन या डुअल हाउसेस के द्वारा चलाया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश की जो कार्यपालिका है वो आप सब जानते हैं संसद से चलती है, और संसद हमारा द्विसदनीय होता है। उसमें 2 सदन होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा। और उधर भारत राज्यों का संघ है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, आप अच्छी तरीके से जानते हैं संवैधानिक रूप से। इसके अलावा इसी में मांग की गई सेपरेट इलेक्शन डिवीजन ऑन रिलीजियस बेसिस शुड बी अवॉइडेड। धार्मिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल नहीं दिया जाए। भैया हम सब जानते हैं जो मुस्लिम थे वो धार्मिक आधार पर एक अलग निर्वाचन मंडल चाह रहे थे, जिसकी पूरी तरीके से खिलाफ थी नेहरू रिपोर्ट। इसीलिए कहा गया था, सिफारिश की गई थी कि सांप्रदायिक आधार पर या धार्मिक आधार पर मुसलमानों को अलग से निर्वाचन मंडल नहीं दिया जाना चाहिए। और क्योंकि यहां पर मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल ना देने की बात की गई थी, बस यही तो कारण हुआ कि नेहरू रिपोर्ट पर सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन कर दिए सर्वसहमति से। लेकिन इस पर सहमत नहीं हुए मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट पर साइन करने से मना कर दिया। अल्टीमेटली लॉर्ड बर्कनहेड शर्त जीत गया, क्योंकि लॉर्ड बर्कनहेड ने शर्त ही क्या लगाई थी कि आप रिपोर्ट पेश कीजिए, अगर उस रिपोर्ट पर सारे के सारे लोग एक सहमति से हस्ताक्षर कर देंगे तो हम भारत को क्या दे देंगे, सेल्फ रूल या स्वराज। लेकिन अल्टीमेटली ये शर्त हार गए कौन, मोतीलाल नेहरू। फोर्थ पॉइंट क्या है, सेपरेट इलेक्शन डिवीजन ऑन रिलीजियस बेसिस शुड बी अवॉइडेड, ये लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में। सांप्रदायिक या धार्मिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया जाए। कहने का मतलब यह है मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट पर साइन करने से मना किया और कहा कि जब तक हमारी ये निम्न 14 मांगे या 14 डिमांड्स पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम सहमति से इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यही जो 14 डिमांड्स हैं यही क्या कहलाती हैं, ध्यान रखेंगे, यही कहलाता है जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला। हम 14 की 14 मांग नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मांगे रखी गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा वो हम यहां पर लिखेंगे। सबसे पहली मांग थी मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्शन डिवीजन, या भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, जो कांग्रेस को स्वीकार नहीं था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना वही चाहते थे। इसके बाद 1/3 रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन कैबिनेट ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, या आप कह सकते हैं केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानसभा में मंत्री परिषद में मुसलमानों को 1/3 आरक्षण। कहने का मतलब जो केंद्रीय विधानसभा का कैबिनेट बने, मंत्री परिषद बने, या फिर जो प्रांतीय विधानसभाओं का मंत्री परिषद बने, उस पर कम से कम 1/3 मुस्लिम क्या होने चाहिए, मिनिस्टर्स होने चाहिए या मंत्री होने चाहिए। अगली मांग, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन, इवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम प्रोविंसेस विच हैड मेजॉरिटी। जिन जिन प्रांतों में मुसलमानों को बहुमत हासिल हुआ है उनका पुनर्गठन किया जाए। और एक इंपॉर्टेंट मांग थी रिजर्वेशंस फॉर मुस्लिम्स इन पोस्ट, पदों पर मुसलमानों को आरक्षण। यह मांगे की गई किसके द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। अरे भाई साहब, मिनट्स क्या होता है? चलिए जी, ये सारे के सारे काम नेहरू रिपोर्ट और फिर जो जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला दिया गया उसके तहत की गई। इसके बाद अगले ही साल 1929 में हम सब जानते हैं एक ऐतिहासिक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसको हम लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस बोलते हैं। इसके बाद 1929 में हुआ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, या कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और हम सब जानते हैं इसकी अध्यक्षता, द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेशन वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ध्यान रखेंगे इसी अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की जितनी भी सिफारिशें थी या जितने भी मिनट्स थे वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति ही कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। हमने कहा कि अब हमें
स्वराज नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अभी तक तो हम डोमिनियन स्टेट बनने के लिए तैयार थे, डोमिनियन राज्य बनने के लिए तैयार थे, लेकिन अब हमें पूर्ण रूप से क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 2 जनवरी 1930 को ही इस बैठक में डिसाइड किया गया कि अब पूर्ण स्वराज ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य होगा। और यह आह्वान किया गया कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे? आप सब जानते हैं कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी 1930 को ही क्या मनाया? पूर्ण स्वराज दिवस। और यही कारण है कि जब 20 साल के बाद हमने अपना संविधान लागू किया, तो संविधान बनकर तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन इसे जानबूझकर लागू कब से किया गया? 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि हम सब जानते हैं 26 जनवरी को ही पिछले 20 सालों से कांग्रेस पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाती आ रही थी। पूर्ण स्वराज दिवस भी आ सकता है, या कांग्रेस के द्वारा इसको प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी कह सकते हैं। स्वाधीनता दिवस 30 जनवरी को क्यों मनाया? अरे बेटे 30 जनवरी कहाँ लिखा हुआ है यार? 26 जनवरी लिखा हुआ है, 30 जनवरी कहाँ से पढ़ लिया आपने? इसके बाद गांधी जी शुरू करते हैं अपना डिसओबीडियंट मूवमेंट, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और हम सब जानते हैं ये शुरू हुआ कब? 1930 में। जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को ही राष्ट्रीय संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित कर दिया गया, तो गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों से 11 मांगे की गई। अभी तक 14 सूत्री फॉर्मूला हमने जिन्ना का पढ़ा था, अब गांधी जी ने अपना 11 सूत्री फॉर्मूला दिया और अंग्रेजों से 11 मांगे करी। और अगर हम बात करें गांधी जी की उन मांगों के बारे में, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण मांगे ये थी। सबसे पहला, गांधी जी ने कहा कि सेना और जो सिविल अधिकारी हैं उनके खर्चों पर 50% कटौती की जाए। सबसे पहला, उनके जो खर्चे हैं उस पर 50% कटौती कर दी जाए। इसके बाद शराब की पूर्ण रूप से पाबंदी कर दी जाए। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि जितने भी अंग्रेजों के द्वारा राजनीतिक गिरफ्तारियां हुई हैं उन सारे के सारे राजनीतिक गिरफ्तार व्यक्तियों को आजाद कर दिया जाए। इसके अलावा अब भारतीयों को भी लाइसेंस रखकर या लाइसेंस लेकर हथियार रखने की परमिशन दी जाए, गांधी जी ने यह कहा। इसके अलावा गांधी जी ने कहा कि लगानों पर भी 50% की कटौती की जाए। नशीली वस्तुओं के क्रय और विक्रय को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, अंग्रेजों ने जो नमक पर भी टैक्स लगाया था, जो नमक कानून बनाया था, उस नमक कानून को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। गांधी जी ने जब ये अपनी 11 मांगे की तो अंग्रेजों ने गांधी जी की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए गांधी जी ने अंग्रेजों से, भाई हम सब जानते हैं, अगर उस समय हम बात करें भारत के वाइसरॉय के बारे में, तो उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन। जब गांधी जी की मांगों को नहीं माना गया तो गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह करने की धमकी दी, लेकिन लॉर्ड इरविन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और हम सब जानते हैं इसी के बाद अपने 78 अनुयायियों के साथ, 78 फॉलोअर्स के साथ 12 मार्च सन 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च या दांडी यात्रा की गई। और हम सब जानते हैं साबरमती आश्रम से लेकर सागर तट दांडी तक गांधी जी ने दांडी मार्च की। ये अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल चले। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 24 दिन लंबी यात्रा गांधी जी के द्वारा की गई और फाइनली इन्होंने जाकर 5 अप्रैल 1930 को ही सागर तट दांडी से नमक निकाला और पूर्ण रूप से नमक कानून का विरोध किया, जो लागू किया गया था किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और ध्यान रखेंगे जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी तो इसी आंदोलन के दौरान 1930 में ही भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत के जो कबाइली जाति के लोग थे या कबाइलियों के द्वारा गांधी जी को एक उपाधि प्रदान की गई थी और इनके द्वारा ही गांधी जी को क्या कहा गया था? मलंग बाबा कहा गया था। धीरे धीरे गांधी जी के इस आंदोलन की पॉपुलैरिटी बढ़ी और पूरे के पूरे देश में गांधी जी के आह्वान पर लगान ना देने और कर का भुगतान ना करने के लिए आंदोलन चलाए गए। और हम सब जानते हैं यही गांधी जी की जो दांडी यात्रा है ये बेहद प्रसिद्ध है। साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन ने भारत आकर भारतीयों के विरुद्ध यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट की समीक्षा की थी और अपनी रिपोर्ट बनाकर वो लंदन वापस लौट गया था। लेकिन हम सब जानते हैं क्योंकि लगातार साइमन कमीशन का भारत में विरोध हो रहा था, इसी चीज को सही करने के लिए या भारतीयों को कहीं ना कहीं संतुष्ट या सेटिस्फाई करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये निर्धारित किया गया, ये डिसाइड किया गया
कि हम लंदन में एक सम्मेलन का आयोजन करवाएंगे जिसमें भारतीय और ब्रिटिश प्रतिनिधि एक साथ एक ही टेबल पर बैठेंगे और वहां पर साइमन कमीशन की ही रिपोर्ट पर क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही ब्रिटेन इंग्लैंड के लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन करवाए गए। हम सब जानते हैं 1930, 1931 और 1932 में सबसे पहले हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और हम सब जानते हैं कांग्रेस ने इसका पूरी तरीके से बहिष्कार किया और कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं पहुंचा। किसमें? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। 1930 में हुआ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या प्रथम गोल मेज सम्मेलन। नवंबर से लेकर जैन तक, नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें टोटल 89 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड, जिसमें से 76 भारतीय थे और 13 ब्रिटिशर्स। उद्देश्य क्या था? मैंने आपको बता दिया, साइमन कमीशन पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। भारतीयों को यह इंश्योर करने के लिए कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट बनाई गई है उसमें ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता का पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है। ध्यान रखेंगे, इसका उद्घाटन ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया था। और आपसे पूछेंगे उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ध्यान रखेंगे, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड। इसके बाद लिख लीजिएगा 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, वाह, हु वर द इंडियंस। तू चाह रहा है कि मैं यहां पर 76 लोगों के नाम लिख कर दिखाऊं तुझे, है ना? बेवकूफ आदमी, कुछ ऐसा तो सवाल पूछा कर कि जो लॉजिकल बने। सवाल क्या बनेगा? सुन ले, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेटेड, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था? तो दैट वाज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फाइनली लंबा विवाद जो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच चल रहा था, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जो इतिहास में प्रसिद्ध है गांधी इरविन पैक्ट के नाम से, जो मार्च 1931 में हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, लॉर्ड इरविन के ही समय में कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था वाइसराय हाउस का, जो आज हमारा राष्ट्रपति भवन है। इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि राष्ट्रपति भवन में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। और आज जो हमारा राष्ट्रपति भवन है उस वाइसराय हाउस में रहने वाला सबसे पहला भारत का वाइसराय कौन हुआ है? लॉर्ड इरविन। ध्यान रखेंगे। अब क्या क्या गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौते हुए थे? बताओ, क्या पूछ रहा है? किस हेलीकॉप्टर से गांधी जी गए थे? अब पूछ रहा है गांधी जी किस जहाज से ब्रिटेन गए थे? अरे मेरे भाई, अभी तक तो मैंने गांधी जी को ब्रिटेन भेजा ही नहीं। अभी तक तो गांधी जी केवल और केवल गांधी इरविन पैक्ट पर साइन करने के लिए राष्ट्रपति भवन गए हैं, जो वाइसराय हाउस कहलाता था। अभी तो गांधी जी भारत में ही है, अभी हमने लंदन भेजा कहां पर है? जैसे सवाल आप पूछते हो ना, तो सीरियसली बता रहा हूँ, वो सवाल को सुन के ना मुझे ऐसा लगता है कि वो किताबें ले रखी हैं जहां पर भाई साहब चपरासियों के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कंपाइल है सारे के सारे क्वेश्चंस। इतने बेहुदा सवाल पूछते हैं। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगे, बट ढाक के 3 बात आपने सवाल वही करने हैं चपरासी लेवल वाले। भैया ऐसा मत किया करो, थोड़ा सा अपना लेवल सुधारोगे तो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिल पाएगी। अब ये चपरासियों वाले है ना, ही क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो फिर यहीं तक रह जाओगे। थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाइए। गांधी जी और इरविन के बीच में क्या क्या समझौते हुए भाई साहब? सबसे पहली तो बातचीत ये हुई, जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चला रहे थे वो इरविन से बात करने के बाद गांधी जी उसको समाप्त करने के लिए राजी हुए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी चीज, क्योंकि 1930 में गोलमेज सम्मेलन का पूर्ण रूप से कांग्रेस की तरफ से बहिष्कार किया गया था, इसलिए कांग्रेस भाई गांधी जी के कहने पर कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने को क्या हुई? तैयार हुई कि ठीक है, हम अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। अगला, जितने भी राजनेताओं की राजनीतिक रूप से गिरफ्तारियां की गई हैं और जो निर्दोष हैं, जिनको केवल संदेह के बिना पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है, उन सबको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल रिहा कर दीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट ये कहा गया कि तटीय क्षेत्रों पर से जो नमक कर लागू किया हुआ है, जो नमक कर लगाया हुआ है, उसे हटाकर वहां से नमक बनाने की इजाजत दी जाएगी। और एक समझौता यह हुआ कि जितने भी विदेशी कपड़ों की दुकानें हैं और जितनी भी शराबों की दुकानें हैं, उनके सामने जाकर शांतिपूर्वक धरना देने की जो परमिशन है वो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को दी जाएगी। यह समझौता हुआ जो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से मशहूर है, 5 मार्च 1931 को। और हम सब जानते हैं इसके बाद 1931 में ही हुआ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1931 1931 में हुआ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भाई हम सब जानते हैं जब 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ही कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को स्वीकार कर लिया गया और ये डिसाइड किया गया कि अब गांधी जी को ही प्रतिनिधि बनाकर कांग्रेस का भेजा जाएगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाएंगे तो वहीं पर कांग्रेस के बिहाफ पर भारतीयों के लिए गांधी जी के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की जाएगी। और बिल्कुल यही हुआ। जब 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने पहुंचे गांधी जी, तो इसी दौरान ध्यान रखेंगे ब्रिटिश राजनेता विंस्टन चर्चिल के द्वारा, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी था, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, ब्रिटेन के ही राजनेता विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी को हाफ नेकेड बैगर कहा गया या अधनंगा फकीर कहा गया। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो ध्यान रखेंगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने। ये उस समय प्रधानमंत्री नहीं था, उस समय ये केवल और केवल विपक्ष का नेता था, लेकिन ये भी विंस्टन चर्चिल भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रह चुका है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही गांधी जी ने भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की, फंडामेंटल राइट्स की मांग की, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो इसमें भी पार्टिसिपेट किया था। तो हम सब जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा दलितों के लिए या दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई और दलितों को मतदान के विशेष अधिकारों की भी मांग की गई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। गांधी जी निराश होकर वापस बंबई लौट आए और गांधी जी ने कहा कि मैं खाली हाथ ही गया था और मैं खाली हाथ ही वापस आया हूं, क्योंकि गांधी जी अच्छी तरीके से जानते थे कि अंग्रेज अभी भारतीयों को मौलिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन अंग्रेजों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मांगों को मान लिया और दलितों को या जो निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें निर्वाचन के विशेष अधिकार प्रदान किए और कहीं ना कहीं निर्वाचन, अलग निर्वाचन मंडल देने के लिए भी अंग्रेज राजी हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। बस फिर क्या था, इसी बात से गांधी जी ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक रूप से या जातिगत रूप से या धार्मिक रूप से किसी भी तरीके का विभाजन नहीं होने दूंगा। इसलिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल या अलग निर्वाचन मंडल देने के ही खिलाफ 20 सितंबर 1932 में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। और ये किसके खिलाफ था? हम सब जानते हैं दलितों को अलग निर्वाचन मंडल या पृथक निर्वाचन मंडल देने के विरुद्ध। गांधी जी का कहना था कि भारत की एकता और अखंडता बनी रहेगी और किसी भी कीमत पर उनके रहते हुए दलित वर्ग को अलग निर्वाचन मंडल या पृथक निर्वाचन मंडल नहीं दिया जाएगा। और उसी की अगुवाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे थे। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे, 5 दिन तक आमरण अनशन किया गांधी जी ने, लेकिन छठे दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी राजगोपालाचारी के कोशिशों से, रविन्द्रनाथ टैगोर की कोशिशों से और उनके समझाने से फाइनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर झुके। और हम सब जानते हैं 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ। यह ऐतिहासिक घटना पूना समझौता या पूना पैक्ट कहलाती है, जो किस किस के बीच में हुई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। और इसके बाद हम सब जानते हैं 1932 में हुआ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या तृतीय गोलमेज सम्मेलन। उन्नीस सौ 32 में हुआ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और हम सब जानते हैं गांधी जी ने भारतीयों के बिहाफ पर मौलिक अधिकारों की मांग जरूर की थी, लेकिन विदाउट फंडामेंटल राइट्स, लेकिन बिना मौलिक अधिकारों के ही पारित करके भेजा गया अगला भारत शासन अधिनियम। और हम सब जानते हैं इसी के बाद भेजा गया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ, यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। और हम सब जानते हैं उसी के बाद भारत में 1936 और 37 में सबसे पहले प्रांतीय चुनाव हुए या इलेक्शंस हुए। और हम सब जानते हैं इसके बाद शुरू हो जाएगा सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से। कहानी को यहीं पर रोकेंगे, अगली क्लास में कल हमारी जो मुलाकात, जी हाँ ये एक्ट हमने पॉलिटी में कवर कर दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करा है किसके तहत क्या क्या काम हुए थे। कहानी को यहीं पर रोकेंगे, कल दोबारा से मुलाकात होगी। कल ये वाला फेज 1942 तक हम खत्म कर देंगे, 1947 आजादी तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में बात करेंगे जो इस दौरान हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब एंड हुआ मेरे भाई? 1930 से लेकर 1934 तक 3 चरणों में चला था। सबसे मेन है गांधी जी की दांडी यात्रा, उसके बाद पूना पैक्ट से पहले गांधी जी का आमरण अनशन पर बैठना, और उसके बाद 1933 में हरिजन सुधार के लिए या निम्न वर्ग सुधार के लिए भी गांधी जी के द्वारा हड़ताल करना। ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। 1930 से 1934 तक का वो पीरियड है। कल मुलाकात होगी इस टॉपिक को होपफुली हम कल